से बड़ी वारिस किसान आंदोलन को जहां 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो वहीं किसानों ने गुज़िश्ता दिनों हिकमत अमली तब्दील करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर महापंचायत कर लोगों की हिमायत हासिल की, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब किसानों ने सरकार को सबक सिखाने का मन बना लिया है, इसलिए किसान बीजेपी के खिलाफ तशहीर करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि अब सरकार को वोट के जरिए चोट पहुंचाई जाएगी, लिहाजा किसानों का वफ्द अब 5 इंतखाबी रियासतों में जाकर अवाम को बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करेगा, जिसकी शुरुआत 12 मार्च को कोलकाता में किसानों ने की है। मोर्चे का कहना है कि हम किसी खास पार्टी को वोट करने की अपील नहीं करेंगे। अवाम किसी भी पार्टी को वोट करने के हकदार हैं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कवानीन बनाने वाली पार्टी यानी बीजेपी और इसकी हिमायती पार्टियों को सजा दिलाना है। अब सवाल यह उठता है कि किसानों के इस फैसले से क्या चुनावी रियासतों में बीजेपी को होगा नुकसान? कई सवालों के जानेंगे जवाब प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। हमारे दरमियान मौजूद हैं आलोक वर्मा साहब, जो कि किसान लीडर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ रमन मलिक साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, स्टैंड रखेंगे, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आलोक वर्मा साहब, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का यह फैसला है कि 5 रियासतों में किसानों का वफ्द जाएगा और सरकार के खिलाफ तशहीर करेगा। तो इस फैसले के पीछे रणनीति क्या है? क्या लगता है किसान संयुक्त मोर्चा को कि ये काम करेगी उनकी रणनीति हिकमत अमली? ऐसा है कि हमारा मकसद ये है कि जो किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए गए हैं और एमएसपी पर कानून है, सरकार से इन पर बात करना है और सरकार को ये कृषि बिल वापस लेना और एमएसपी पर कानून बना। अब सरकार हमसे तो संवाद कर नहीं रही, तो हमने संवाद के, अगर सरकार ने हमसे संवाद करना बंद कर दिया तो हम गांव-गांव में जाकर, राज्यों में जाकर सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं। और अगर सरकार को इतनी ही ज्यादा घमंड है कि वो किसान से बात नहीं करेगी, तो ऐसी घमंडी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए लोगों से कह रहे हैं, हम किसी दल को नहीं कह रहे हैं कि आप इनको वोट दीजिए, आप बीजेपी को वोट ना दो, बाकी सारे किसी को भी दे दो, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना है। भाई आप ये बताओ, इतने शक्तिशाली इनको बैठा दिया, बनाकर किसानों ने सरकार बनाई इनकी, और आज किसान की बात नहीं सुनेंगे? ये कौन से अभिमान में है? देखो, इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बंगाल में भी हम गए, बंगाल में लोगों से हमने बताया कि आप बीजेपी को वोट मत देना, बाकी किसी को वोट दे दो। तो इनको वोट के माध्यम से चोट पहुंचाने का काम किसान करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। और इनको अभी भी समय है। मैं आपके बहुत ही सम्मानित चैनल के माध्यम से सरकार को कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि किसानों से बहुत ही जल्दी बात करें, अन्यथा इनको, जिस प्रकार पूरे भारत देश में इनकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में इनकी सरकार को खत्म करने का काम भी किसान करेगा, क्योंकि किसानों की बात अनसुनी करने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। और इस बात को जान लें कि जिस प्रकार कांग्रेस को हमने इतने कमजोर स्थिति में कर दिया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी करने का काम किसान करेगा। रमन मलिक साहब, आपने सुना आलोक वर्मा साहब को। मेरा सवाल ये है कि किसानों की जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, इस पर बीजेपी का क्या विचार है? क्या आपको नहीं लगता या बीजेपी को ये नहीं लगता कि अगर पहले बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़े होते? देखिए, जिस तरीके से घमंड और जिस तरीके से अभी ये आलोक वर्मा जी बोल रहे थे, 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट रूप से इन्हें बोल दूं। ये मुट्ठी भर जो चरूनी, राकेश टिकैत, रज्जोवाल, इस तरीके के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के और दूसरे दलों के टुकड़ों के ऊपर नेता बनने घूम रहे हैं, मैं आज उनसे बड़ी स्पष्ट रूप से बोलता हूं। देश के अंदर 14.5 करोड़ से ऊपर किसान परिवार हैं। हमारे को, सरकारों को हम वार देंगे, हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग हमारी सरकार आने दें या नहीं आने दें, लेकिन जो गरीब है, जो मजलूम है, जो कुचला हुआ है, जिसके ऊपर तानाशाही करके धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े किसान ऐसे जो कि अपने आप 50-50 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, और वो गरीब किसान जिसके पास 500 रुपए नहीं है बच्चे की फीस देने के लिए, 6 रुपए नहीं है सल्फास की गोली खाने के लिए, हम उसके लिए काम करते हैं। उसको मजबूत करना है। ये जो 50 साल से धन्ना सेठ बने हुए हैं, इनकी हमारे को परवाह नहीं है।
इनसे भी बात करेंगे, लेकिन वो जो लेकिन रमन मलिक है, साहब जिनको आप धन्ना सेठ कह रहे हैं, सरकार ने 12 दौर की बात उन्हीं किसानों से की है। जब आप मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं, जब आपका उनसे लेना देना ही नहीं, तो बातचीत फिर क्यों हुई? मैंने यही बोला सना जी, मैं आज भी वही बोल रहा हूं। 12 बारी छोड़िए, मैं 1200 बारी बात करने के हक में हूं, संवाद खत्म करने के हक में नहीं हूं। मैं इस हक में हूं कि जो प्राथमिकता देनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो गरीब को देनी चाहिए, इन जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठों को नहीं। दूसरी चीज, अभी एक रिपोर्ट आपने सुनी होगी कि जी 3 स्टार होटल में रहने वाले ये बड़े नेता आज मकान बनवा रहे हैं सड़कों के ऊपर। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस देश से बात कर रहा हूं। आप मेरे को ये समझाइए कि जो गरीब किसान है, उड़ीसा में बैठा गरीब किसान है, तमिलनाडु में बैठा गरीब किसान है, आंध्रा में बैठा गरीब किसान है, तेलंगाना में बैठा गरीब किसान है, महाराष्ट्र में बैठा गरीब किसान है, मध्य प्रदेश में बैठा है, जो दूसरी रियासतों में बैठा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। क्या इस सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ एक प्रांत और उसके ऊपर रह जाती है? जब इस सरकार ने यह बोल दिया कि एफसीआई के माध्यम से कि एफसीआई सिर्फ किसान की खरीदी करेगी, तब पंजाब की एक नेत्री उठ के क्या लंबा चौड़ा भाषण देती हैं कि जी इससे क्या आपको फर्क पड़ता है किसकी जमीन है? फर्क पड़ता है साहब, जो गरीब किसान है, जो उस पर काश्तकारी करता है। और मैं तो ये धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने सदन के अंदर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि मैं ऐसा कानून भी लेकर आऊंगा कि या तो जो खुद काश्तकारी कर रहा हो उस जमीन के ऊपर, जो किसान जिसकी जमीन है और वो खुद ही फसल उगा रहा है, सारा बेनिफिट या तो उसको मिले या उसको मिले जो मजदूरी पे, ठेके पे, बटाई पे ये जमीन ले ले। ये किराए पे देने वाले बड़े बड़े धन्ना सेठों को सरकार के जो फायदे हैं वो ना मिले, इसमें क्या गलती है? और हम आगे भी ऐसे काम करेंगे जिससे हर गरीब को, जहां नीचे उसको खड्डे में दबाया हुआ था, वहां से ऊपर उठा के सबके बराबर लेकर आएंगे। बाबा साहब का सपना कि भारत में कोई भी वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा ना रह पाए, इसको हम पूरा करके देंगे और देखते हैं कौन रोक सकता है इस बात को। ठीक है रमन मलिक साहब, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हरियाणा एक विशेष प्रांत की आपने बात की, तो उस विशेष प्रांत को लेकर ये कहा जाता है कि एमएसपी पर 6 से लेकर 7% की खरीद वहीं पर होती है, इसलिए वहां के किसान ज्यादा परेशान हैं। आलोक वर्मा साहब आपके पास आएंगे। आपने रमन मलिक साहब को सुना, उन्होंने कहा कि आखिर क्या बुराई है, तो क्या ये माना जाए कि किसानों ने अभी सरकार को यही नहीं बता पाया कि कवानीन में आखिर गलती क्या है? दूसरा सवाल ये कि 110 दिन हो चुके हैं, किसान अपनी रणनीति बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सुगबुगाहट सरकार पर दबाव की स्थिति देखने की बात कही जाए तो वो नजर नहीं आ रही। तो क्या ये माना जाए कि आंदोलन ठंडा पड़ गया है? नहीं सना जी, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। आंदोलन को करने का तरीका जरूर बदल गया, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने 26 जनवरी में साजिशन इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुई। और हमारे बड़े भाई रमन मलिक जी जो कह रहे थे मुट्ठी भर किसान, तो मैं इनको याद दिला दूं कि इस गुलाम भारत, जब ये भारत गुलाम था, तो जो गोरे अंग्रेज थे उनको मुट्ठी भर आंदोलन जीवी आंदोलनकारियों ने ही भगाने का काम किया था। ये मुट्ठी भर किसान ही आपकी तख्तो ताबूत खत्म करने का काम करेंगे, आपको भारत से भगाने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपने ये कह दिया कि 6,000 रुपया तो आप दे रहे हो, 6,000 रुपए के हिसाब से 500 रुपए महीना। भाई 500 रुपए महीने में आप किस किसान की किस्मत को बदल रहे हो? आप ये तो बताओ। एमएसपी पर आप खरीदारी करोगे नहीं, आप एफसीआई की बात करोगे। एफसीआई को 3 साल से आपने उसकी सब्सिडी नहीं दी, एफसीआई आज लगड़ी लूली हो गई, एफसीआई के पास इतना पैसा नहीं बचा कि खरीदारी कर सके। तो आप जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनके तहत आप निजीकरण कर रहे हो, जिनके कहने से चल रहे हो, तो भाई कृषि कानून की कमियां हमने सना जी इनको बता दी, लेकिन जब कृषि कानून कृषि मंत्रालय से बना हो तभी तो उस पे कमियों पे विचार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता
मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं, वो खुला कहते हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो हमें हरा दे। तो इसका मतलब इन्होंने अपना अंदेशा साफ, मतलब इन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी। दूसरी बात है कि ये हर चीज में एक फार्मूला बताते हैं। आज रमन मलिक जी हमें बता दें कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके तहत आप 2022 में किसान की आय दोगुनी कर दोगे। गेहूं आ गया, गेहूं की आपने एमएसपी आपने घोषित कर दी, क्या आपने इस पर कुछ विचार किया? डीजल का दाम 82 रुपए पहुंच गया और आपने गेहूं का दाम वही पुराना तय कर दिया, 20-25 रुपए बढ़ा दिया आपने। तो आप क्या चाहते हो? ये जो प्राइवेट वाले आदमी हैं, जो आपके आका हैं, सरदार हैं, आप इनकी बात पे चलोगे तो दिक्कत होगी। पूरे देश भर में कहीं इन्होंने नई मंडियां खोलने का वादा तो कर दिया, नहीं खोल पाए, लेकिन हाँ, हर जिले में, हर प्रदेशों में इन्होंने अपने 5 स्टार भाजपा कार्यालय जरूर बनवा लिए। सना जी, जिनसे पैसा लेकर के इन्होंने कार्यालय बनवा लिए, वहां पर आप देख लीजिए उनसे कैसे उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। दूसरी बात, देश में कोई भी वैकेंसी निकल रही है उसको नहीं भरा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर प्रदेश कार्यालय तक जितने भी पद हैं सब भर दिए गए। तो ये एजेंडा इनका काम नहीं करेगा। किसानों ने मन बना लिया है, अगर ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमने तो धरना स्थल पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया, वहां पे बोरिंग करवा ली, अपने टेंट लगवा लिए। ठीक है, आप कब तक हमारी परीक्षा लोगे? आप ये देख लीजिए, आपका कोई सांसद और विधायक, फिक्र मत करो, आपका सांसद और विधायक मलिक साहब गांव में घुसने को नहीं पाएगा। आपने संजीव बालियान को लगाया था, देख लीजिए उनका क्या हश्र हुआ। किसानों ने उनके ही क्षेत्र में उनको घुसने से मना कर दिया। और आपके हरियाणा में देख लीजिए, कोई विधायक सांसद जाने की हिम्मत नहीं रखता गांव में। अब आपके सांसद और विधायक जब आएंगे तो हम उनसे एमएसपी मांगेंगे। और सुनिए, 500 रुपए में आप किसान को खरीदने की हिम्मत न रमन मलिक साहब, आप सुन लीजिए। नहीं सना जी, एक तरफ ये कहेंगे कि देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं और आपने प्रधानमंत्री सम्मान निधि कितने को दी? 10 करोड़ को दी। इसका मतलब 7 साल में अभी तक पूरे किसानों तक आप पहुंच नहीं पाए, तब आप कैसे दोगुनी आय कर दोगे? ये झूठ की आपकी जो दुकान है ये पकड़ी गई है और अब आपको इस देश से भागना होगा। रमन मलिक साहब, 7 सालों में किसानों का ये इल्जाम है कि आप उनकी आय को दुगनी नहीं कर पाए, तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि आप कितने किसानों तक पहुंच गए हैं और इस योजना के तहत किन किसानों को, कितने तादाद में किसानों को आप को लाभ पहुंचाने का जो टारगेट था वो अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन मजीद खराब हो सकते हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर एक जगह पर रैली करने वाले थे, दौरा करने वाले थे और वहां पर उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीजें क्या बीजेपी पर दबाव नहीं डालती है? हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं कर रहे, जैसे आलोक वर्मा जी का और दूसरों का करते हैं। मैं आज आपको बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, 26 जनवरी की बात इन्होंने करी और मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। 26 जनवरी 2021 एक बेहतर, जिसे बोलना चाहिए ना, एक देश के ऊपर लगने वाला दिन है और वो कलंक लगवाया इस गुट ने। आज ये दीप सिद्धू की बात करते थे, दीप सिद्धू तो पकड़ा गया, लखा सदाना क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्योंकि लखा सदाना को पकड़ा गया। लखा सदाना क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्योंकि लखा सदाना को संयुक्त किसान मोर्चा के किसी नेता का शरण जो देने वाले वो कैप्टन हरमिंदर सिंह और उनकी बाकी कंपनी है। अरे सुनो दादा, सुनो, लुको, अभी अब आपकी जितनी बातें हैं ना, सारा एक एक करके जवाब दे रहा हूं। फेरिस्ट और लेना, 2 घंटे की डिबेट करना, 2 घंटे जवाब दूंगा आपको। 26 जनवरी की बात, जो फोटोएं आई, जो लोगों की आई, ये बोलते हैं बीजेपी के लोग थे, तलवारें लेकर बीजेपी के लोग घूम रहे थे, तलवारें, फरसे, भाले लेकर बीजेपी के लोग घूम रहे थे। यूके से, डेनमार्क से आए हुए लोग किसके थे? आपके थे। दूसरी चीज, हमारे आज तक किसी ने नहीं बोला कि आपके आदमी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी जगहों के आपने आयोजित तरीके से आंदोलन को आलोक वर्मा जी, हिम्मत रखो सुनने की, चली गई, हिम्मत रखो सुनने की। अरे जवाब देते बनेगा नहीं, भागोगे बदले मिलते हुए। अब सुनो, 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं, सना जी को बोलिए कि अपने बारे में बोलेंगे। सुना अभी क्या बात करते हैं?
एक आप देशभक्ति पार्टी सर अभी आप सुनिए, इसके तहत काम करिए। आपके पास सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने का ना, भाग मत जाना कांग्रेसियों की तरह। अरे जब मैं तर्क पैसे से कार्यालय बनवाए, आवाज कम करो और सुनो, क्योंकि मेरे को पता है असलियत सामने आने नहीं दोगे आपको। देश का अन्नदाता है, हम अपनी 6,000 रुपए आज तक क्यों नहीं दिए किसी ने? आपकी सरकार को हटा के काम ये करेंगे। देश के लेकिन अपने अन्नदाता बिल को वापस करा के सम्मान जाएंगे। निधि आज तक किसी ने क्यों नहीं दी? क्यों नहीं सम्मान दी? निधि? क्यों अरे इसको सम्मान निधि नीम देख के कोटेड क्या कर रहे यूरिया, हो? अपने बिना विधायकों को रखा यूरिया तनख्वाह क्यों नहीं 60,000 मिला? एक सेकंड आलोक जी, आप इतने बड़े एक सेकंड PM बोलने नहीं दीजिए, आपका वक्त आएगा तो मैं दूंगी शुरू आपको। नहीं कर रहे हो। आलोक जी एक सेकंड, रमन मलिक साहब, बात वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर इस मसले का समाधान कैसे निकलेगा। अच्छा रहेगा। सना जी मैं आपको सारे फैक्ट रख रहा हूं, कम से कम उसको सुनिए कि 6,000 रुपए आज तक किसी ने नहीं दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। नीम कोटेड यूरिया बनाया, यूरिया का जो गोरख धंधा चलता था वो खत्म कर दिया। चोरी कर ली यूरिया में। वो सामने संसद में भी, विधानसभा में भी ये लिखा गया, बोला गया, सब कुछ बताया गया कि एमएसपी कैसे बढ़ी। और मैं आपको मार्क कर दूं, आलोक जी भी इसे मना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 2013-14 से लेके आज तक में लगभग 2% कृषि योग्य भूमि जो है वो कम हुई है, बड़ी नहीं है कृषि भूमि। आलोक जी, हाँ जी बताइए, उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज उठाया था जब 2017 की बात कर रहे हैं, अक्टूबर की, रमन मलिक साहब, कि जब बैठकर रणनीति बनाई जा रही थी तो उस वक्त किसान तंजीमें कहाँ थी? नहीं, देखो ये किसान रणनीति नहीं, ये तो इनकी प्रदेश की सरकार का। देखो हम फिर बता रहे हैं, हमारे ऊपर कांग्रेसी होने का कोई आरोप न लगाएं, सबसे पहली बात, ठीक है। देखो ये बताइए, चाहते हैं, अरे सुन लो भाई, मीटिंग में जब कृषि की पॉलिसी डिस्कस हुई, आपने तब कभी आवाज उठाई? पॉलिसी बनी आपके बड़े सरमाएदारों के घर पे, जिसको आपके प्रधानमंत्री जी जो अरे ये तो वीडियो आ चुका हुआ है भाई साहब, या तो पढ़ के आके बोला करिए, ज्यादा वो मत करिए, ठीक है, ज्यादा मत करिए, अपना निष्कर्ष निकालिए, अपनी स्टडी पूरी करिए। हम कह रहे हैं ना, बिना पढ़े लिखे आपसे ज्यादा बहस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको इस देश में सरकार बनाने का मौका नहीं दे पाएंगे। ठीक है, किसानों की तरफ से बार बार ये इंतबा दिया जा रहा है कि उन्हें मजा चखाया जाएगा, वो भी इलेक्शन में वोट के चोट के जरिए। रमन मलिक साहब, सच्चाई और हकीकत यही है कि अभी किसान सरापा एहतजाज हैं, वो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार क्या इस वक्त, मौजूदा वक्त, कुछ सोच रही है या नहीं, या फिर ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही बिजी है सरकार? सरकार ने जो जो जरूरी चीजें हैं सना जी, वो बहुत सारी काम पे कर रहे हैं। और आपने मेरे को बीच में रोक दिया, क्या है वो ईवीएम की बात हो, कार्यालय की बात हो, बूथ पे बात हो, ये सारे वो टिप्पणियां हैं जो अक्सर ऑपोजिशन और कांग्रेस करता रहता है। तो ये क्या, जो मियां मिट्ठू बैठे हुए हैं, ये वहां से सीख के आए हैं, हरी मिर्ची वहां से खाई है। लेकिन खैर, उस बात को छोड़ के आपका जवाब देता हूं। देखिए, हम तो बैठे हुए हैं कि किसान को कैसे और बेनिफिट दिया जाए, चाहे उसका मकान पक्का होना हो, 5 लाख की उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए हो, या उसको बीज अच्छे मिले, उसकी प्रोड्यूस अच्छी हो, उसको नए नए प्रकार के कैश क्रॉप्स मिले, इस सब के लिए हम लगे हैं। और ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं कि 2013-14 से लेके 2021 तक अगर आप आंकड़े देखेंगी तो एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आएगी। एमएसपी पे दी जाने वाली राशि और उपज दोनों, खरीद भी और जो पैसे दिए खरीद के, दोनों बढ़े हैं। लेकिन 2% के करीब इस देश में जो कृषि योग्य जमीन है वो घटी है। तो अगर 2% कृषि योग्य जमीन घट गई और उससे कहीं ज्यादा मात्रा में फसलें भी बढ़ी और फसलों की खरीद भी बढ़ी और फसलों के एमएसपी भी देने वाले पैसे जितने हमने दिए वो भी बढ़े, तो ये क्या दिखाता है कि असलियत में बढ़ोतरी होके उनके घर गई। अब बात आ जाते हैं इनकी बातों पे। ये सरकार, आपके माध्यम से बार बार कह रहा हूं, जो असली किसान हैं उनके लिए सोचने, उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार है, उनसे बात करने, यानी ये मान लिया जाए कि सरकार तो ये मान के चल रही है कि असली किसान है और नकली किसान है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ये पहचान करे या पहचान करने में कितना वक्त लगाएगी कि असली किसान कौन है?
असली किसान वो है जो किसान करता है। आप मेरे को ये बताइए ना, ये जो लोग हवाई जहाज में और फॉर्च्यूनर में उड़ते रहते हैं, 3 स्टार होटल में रहते हैं, क्या तो क्या किसानों के पास पैसा नहीं? वो जो बड़े किसान, जो पैसे वाले किसान हैं, वो चाहते हैं कि जो गरीब किसान है उनको तो हम न्याय दिलाएं। इसको तो इस जिम्मे में भी लिया जा सकता है। रमन मलिक साहब, आलोक वर्मा साहब, आपका जवाब इस पर हम चाहेंगे। नहीं साहब, सुन लीजिए, अगर ऐसा है तो आप ये बताइए, 600 करोड़ 800 करोड़ की जायदादें रखने वाले किसान नेता, मैं आपसे आज पूछता हूं कि जिस किसान नेता की 600 या 800 करोड़ की अपनी निजी संपत्ति हो और वो बोलता हो कि जी किसान गरीब है, किसान के लिए कुछ नहीं होता, तो आज तक उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे किसान के लिए क्या काम करा? आलोक वर्मा साहब, आपसे जवाब। सिर्फ अपने लिए समेट के रखना है? हम जैसे बनो ना, हमारे पास अगर 10 रुपए अमीर किसान नहीं है दरअसल, कहाँ किस को कैसे बेनिफिट दे सके। अपना घर बेच के अपनी चीजें बेच के हम लोग करते हैं काम। किसान आंदोलन पर ही सरकार सवाल खड़ा कर रही है। देखो सना जी, ऐसा है कि रमन मलिक साहब जो है, एक मैं बता रहा हूं फर्जी किसान है, और ये एक प्रकार से भाजपा के फंडेड प्रवक्ता है। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, बहुत सख्त बात कहूंगा। आप ये बताओ, इस देश में छोटा किसान बड़ा किसान आप क्या उसको तय करोगे? मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, फंडेड नहीं हूं। सुन लीजिए, ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। किसान बिरादरी तय होगी। आप कौन होते हैं? अरे मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं। बांटने का काम करोगे देश। आलोक वर्मा, तुम्हारे को पता ही नहीं है, तुम बढ़ के आते नहीं हो डिबेट पे। मैं बीजेपी का 27 साल से कार्य करता हूं। अरे आपकी हैसियत आज का नहीं हूं। आप एक कौड़ी की हैसियत के आदमी हो। आपकी हैसियत से किसान को छोटे बड़े में बांटोगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, जो आप कह रहे हो ना 800 करोड़ 700 करोड़, ईडी आपकी सारी संस्थाएं आपकी है। आप जांच कराओ, आप जांच कराओ, बिना मतलब का आरोप मत लगाइए। ठीक है, ये बात काफी अहम गई। आलोक वर्मा साहब, आलोक वर्मा साहब ने, रमन मलिक साहब, आलोक वर्मा साहब ने ये बड़ी बात कही अहम, कि अगर आप सरकार को ये लगता है तो जांच करा ले सरकार, फिर सरकार क्यों सामने नहीं आती? राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, दोनों के पिताजी, इनके गांव के अपने बड़े बुजुर्ग वीडियो पे आके बकायदा बोल चुके हैं कि जी 24 बीघे की किसानी थी, बाकी कैसे कैसे धन इकट्ठा हुआ ये भी बोल चुके हैं। मैं आज सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं। मैं ना राकेश टिकैत पे बात कर रहा हूं, ना मैं किसी और किसान नेता पे बात कर रहा हूं। मैं एक प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने बोला कि ये जी बीजेपी का खरीदा हुआ प्रवक्ता है। भाई साहब को बता दीजिए कि पिछले 27 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, कोई खरीदा हुआ नहीं हूं। दूसरी चीज, आलोक वर्मा जी, मैं भी पट्टे पे जमीन लेके किसानी करता हूं, मेरे को किसानी पता है, मेरे अपने हाथों से करता हूं। तीसरी चीज सर, मैं आज आपको एक चीज बता दूं, जो वो गरीब किसान है ना, जिसके घर के अंदर 3 बच्चे हैं, बीवी है, अपने आप को पालता है, कभी उसके पास जाके उसका दर्द सुनो। उनका दर्द सिर्फ मत सुनो जो कि अपनी बेटी को ब्याने के लिए करोड़ों रुपया दे सकते हो। ठीक है, मुख्तसर जवाब। आलोक वर्मा साहब, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आपने तो रणनीति बना ली, अब आगे क्या? देखो सरा जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, सरकार से बिल्कुल, सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस करेगी, एमएसपी पर कानून बनाएगी। ठीक, दूसरी चीज, उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई। रमन मलिक साहब, क्या ये माना जाए सरकार बातचीत के दरवाजे को दोबारा खोलेगी? मौका दीजिए भाई। हाँ, नहीं, बस बहुत मुख्तसर, आप कम है वक्त। रमन साहब, देखिए, सरकार कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं बैठी थी। जो संशोधन चाहिए उनके लिए जो बोल चुके हैं उनको भी मानेंगे। आगे भी कोई बात है तो उसके ऊपर सहमति अगर बनती है तो उसको भी करेंगे। लेकिन नहीं कर पाए, इतनी दूर बैठे ये कहना कि ये हम एमएसपी पे नहीं खरीद रहे, तो किसानों का कहना है कि फोन कॉल का इंतजार है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम मुंतजिर हैं किसानों के। यहीं पर बात फंसी हुई है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब। भारत की पहली